गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज़ 22 अक्टूबर 2024. ओके, आज हम दाएं हिंदू पर डिस्कस करने वाले हैं जैसे हमने पहले भी करें. तो विल स्टार्ट राइट. तो हम बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर को पढ़ते हैं. तो जो नए बंदे जुड़े हैं उनको पहले बता दूं, जो हम एग्जाम पढ़ते हैं, जो हम ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं. ठीक है, तो जिससे कि मतलब कि आपका मामला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेगुलर में बनता रहे. लेट्स स्टार्ट विद दिस. यहाँ पे इंडिया चाइना रीच अ डील ऑन एजिंग LAC टेंशन. हमें पता था कि जून 2020 से LAC में टेंशन छिड़ी हुई थी राइट. वहाँ पे आपको याद होगा गलवान वैली में क्लैशेज हो गए थे, हमारे सोल्जर्स शहीद हो गए थे, उनके भी हमने कुछ बंदे मारे थे. ठीक है, सो ऐसा सीन था, तब से टेंशन बनी हुई थी. अभी क्या है कि इंडिया एंड चाइना बोथ एग्रीड फॉर द प्री 2020 सिचुएशन टू डू द पेट्रोलिंग. कुछ एरियाज हैं जैसे कि आपका डेमचोक है, डेपसांग है, यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा मामला लाइक नॉट क्लियर वे में है, बट येस वी हैव एग्रीड दैट वी आर एबल टू पेट्रोल द एरिया देयर एज पर द 2020 रेजीम. ठीक है, जैसा उस टाइम पहले था. ये हमारे विक्रम मिश्री हैं जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के फिलहाल, इन्होंने ऐसी न्यूज़ दी है, इन्होंने इंडिया को बताया ऐसा करके कि पहले भी हमने काफ़ी जगह हमने जो मतलब कि चीज़ें सही करी थी. आज आने वाले टाइम पे ये कह रहे हैं कि लगभग 99.99%, इनफैक्ट ऑल द पॉइंट्स, ऑल द रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हो रही हैं. और हम उस प्री 2020 के पेट्रोलिंग पॉइंट पे आ चुके हैं. पेट्रोलिंग हम वहीं पे करेंगे जहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड हक है, ऐसा 2020 से पहले जो था. ओके, सेकेंड पार्ट इज लॉस और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डू नॉट ब्रीच सेकुलरिज्म. हुआ क्या था यार, अभी हुआ क्या था, उत्तर प्रदेश में एक एक्ट आया, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004. ओके, तो इसमें क्या हुआ, इसको चैलेंज करने के लिए लोगों ने पिटीशन डाली यूपी हाई कोर्ट में. ओके, यूपी हाई कोर्ट ने इस लॉ को खारिज कर दिया. इसका अपील डाली गई सुप्रीम कोर्ट ने. सुप्रीम कोर्ट बोला कोई भी लॉ अगर आता है, अगर वो किसी चीज को रेगुलेट कर रहा है, दैट डजंट मीन कि भाई वो मतलब कि सेकुलरिज्म पे हैम्पर है. तो लॉज फॉर माइनॉरिटी डू नॉट ब्रीच सेकुलरिज्म, साफ साफ बोला है. सेकुलरिज्म नहीं ब्रीच करता कोई भी किसी भी स्टेट का लॉ, चाहे वो किसी को रेगुलेट करने के आया हो, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के आया हो, चाहे मदरसास को रेगुलेट करने आया हो, चाहे किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए आया हो, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अगर वो आते हैं तो दे डजंट ब्रीच द सेकुलरिज्म. तो उन्होंने उस लॉ को दोबारा से बरकरार साबित किया गया है. ओके, ये वाला पार्ट है. अगला पार्ट यहाँ पे वांगचुक साहब हैं, उन्होंने अपना, वांगचुक इज अ फेमस पर्सन, ही इज अ फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट फ्रॉम लद्दाख, जिन्होंने अपना फास्ट खत्म कर दिया है आफ्टर गेटिंग एश्योरेंस दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल रिज्यूम द टॉक. इन्होंने फास्ट क्यों रखा था, इनकी डिमांड है, इनकी 4 डिमांड है भाई. इनकी क्या है, 4 डिमांड है. इनकी पहली डिमांड है कि भाई आपका स्टेटहुड रेस्टोर को लद्दाख को स्टेट बनाओ. दूसरी डिमांड है लद्दाख को 6 शेड्यूल वाले एरिया जो AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में इनको ऐड करा जाए कि लद्दाख को भी, ताकि इनको प्रिविलेज मिल सके. थर्ड कि वहाँ की यूथ को लोकल एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए. एंड फोर्थ इनकी डिमांड है वहाँ पे स्टेट को 1 राज्यसभा की सीट दिया जाए और 1 लोकसभा की सीट दी जाए. ये 4 डिमांड के लिए इन्होंने फास्ट किया था. अभी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर बोली ठीक है हम बात करने तैयार हैं, तो आप प्लीज अपना ऐसे मत करिए. ओके, नाउ वी कम टू दिस थिंग, डिलिमिटेशन मेकिंग अ रीथिंक ऑन स्मॉल फैमिली से स्टालिन. अभी एक फंक्शन हुआ था, स्टालिन साहब ने कपल्स की मैरिज को लाइक ही प्रिसाइडेड ओवर द मैरिजेस. तो उन्होंने बोला कि यार बड़ी प्यारी बात की इन्होंने कि अभी डिलिमिटेशन होने वाला है राइट. डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है, पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटता है. और ये फ्रीज था आपका 1971 से लेके अब तक कि भाई आने वाले टाइम में हम देखे जाएंगे पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर के तहत. तो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर के तहत कहानी क्या है यहाँ पे, तो ये ना ये वाला पढ़ना कि भाई कब से पॉपुलेशन फ्रीज है. ठीक से राइट, ये अराउंड 1971 के आसपास से फ्रीज है टू बी ऑनेस्ट. ओके, तब से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स्ड है, ना बढ़ी है ना घटी है, 543 की 543 है. ये ऐसा क्यों किया गया, ताकि हम पॉपुलेशन मेजर्स को ले सकें. अब फनी बात क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन जो काम करता है वो पॉपुलेशन बेसिस पे करता है. जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन उस स्टेट को ज्यादा सीट. ठीक है भाई, तो अगर जो स्टेट ने इस तारीख से
अब तक जितनी भी पॉपुलेशन कर्व करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करी होगी उनके साथ तो घाटा हो जाएगा बेचारों के साथ। जिस स्टेट ने कम पॉपुलेशन आई है उसके तो सीट कम हो जाएंगी, है ना, और जिस स्टेट ज्यादा है उसने तो मस्त तरीके से रिप्रोडक्शन वाला पार्ट करा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनको फायदा हो जाएगा। तो ये तो इनके साथ नुकसान हो जाएगा, इनके साथ एक फ्रॉड हो जाएगा इन बेचारों के साथ। जिस भी स्टेट ने पॉपुलेशन कम करी है तो इसके तहत एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि रिस्पेक्टिव फॉर्मूला होना चाहिए कि भाई जिस जिस स्टेट में कम पॉपुलेशन है उसका ऐसा कुछ पार्ट कि एक इक्वलेंट मेजर रह सके, हर स्टेट की इक्वल पावर रह सके, बिकॉज वी आर हैविंग अ फेडरल फीचर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पार्ट है, ठीक है भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी इस वाले पेज में। नाउ कम्स टू वर्ल्ड अफेयर पार्ट। हम सीधा फिर वर्ल्ड अफेयर में जाते हैं, पहले वाला पार्ट पढ़ने के बाद वर्ल्ड अफेयर की बात देखते हैं हम। तो वर्ल्ड अफेयर में कितनी प्यारी बात है यार, हम इसको पढ़ेंगे। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, यूपीआई के बारे में अच्छे से पढ़ लेना यार कि यूपीआई सिस्टम है क्या। यूपीआई के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मोइज़ू जो कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंडिया का यूपीआई सिस्टम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपना लिया है। वहाँ पे यूपीआई सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो भी हम जो है आजकल तो आप देख रहे होगे गूगल पे, फोन पे, फलाना पे, टिगरा पे, ये सब यूपीआई के माध्यम से पेमेंट होती हैं, ठीक है। बार कोड, क्यूआर कोड, ये सब यूज करके दे जस्ट डू द पेमेंट, ओके। तो मालदीव्स एक ऐसा नया नेशन है, बाकी और भी कंट्रीज में, प्लीज लेट मी नो द नेम्स। मालदीव्स एक नया ऐसा नेशन है जो कि यूपीआई सिस्टम को अपने कंट्री में अप्लाई कर रहा है, ओके। यहां पे एक बड़ा प्यारा है, सऊदी अरेबिया में अभी एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें इंडिया की डाइवर्सिटी और इंडिया के प्लूरलिज्म मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल फेथ के लोग रहते हैं, मल्टीपल बिलीफ के लोग रहते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज के लोग रहते हैं। इंडिया हैज डाइवर्सिटी स्टिल वी आर यूनाइटेड, ओके। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने दे सेलिब्रेट द इंडियन डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। क्वेश्चन आ सकता है कि इतना मेगा टूरिज्म इवेंट में सऊदी अरेबिया ने क्या क्या ऐसे लॉर्ड किया, तो दिस इज इंडियन डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म को लॉर्ड किया। सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा जाने वाले लोग हैं बांग्लादेश के बाहर के इकोनॉमी में, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, ठीक है। इंडिया इज सेकंड सप्लायर ऑफ द पीपल टू द एज इमिग्रेंट टू द सऊदी अरेबिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अदर थिंग्स, राइट। तो ये वाला पार्ट है। बाकी यूएस में नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, ये थोड़ा उसके ऊपर आर्टिकल है। यहाँ पे एक मैं बात बताऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बहुत आपके जो है आपके दिस इज जर्मोफोब, ही इज जर्मोफोब, ये जर्म से एलर्जी है इनको, बेसिकली साफ सुथरा इंसान है, इनको क्लीनलीनेस पसंद है, जर्म यानी कीटाणु वगैरह, तो जर्मोफोबिया है इनको, जर्मोफोब है ये बेसिकली। तो जर्म से इनको बोलता ही भाई मुझे साफ सफाई चाहिए। तो इन्होंने अब रिसेंटली क्या करा, मैकडोनल्ड्स में इन्होंने फ्राइज बांटते हुए देखे गए लोगों को, ओके। तो वही इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, तो दिस इज नॉट फॉर इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये जो वर्ड था मुझे बड़ा प्यारा लगा था, जर्मोफोब। तो द पर्सन हैविंग ऑब्सेशन विद क्लीननेस, जो साफ सफाई को एकदम बरकरार रखता हो, तो उसके ऊपर बात है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट स्पोर्ट्स का पार्ट आता है। यहाँ पे आईसीसी की टीम अभी डिसाइड हुई है टूर्नामेंट की, इंडियन वुमेन टूर्नामेंट की आईसीसी टीम, जिसमें लॉरा वोलवार्ड को कैप्टन बनाया गया है। इंडिया की हरमनप्रीत कौर उनमें से एक महिला मेंबर है, राइट। इस बार वर्ल्ड कप आपको पता है न्यूजीलैंड ने जीता, हारा कौन, साउथ अफ्रीका को हराया इन लोगों ने, ओके। न्यूजीलैंड की औरतें जीत गई और साउथ अफ्रीका की लोग हार गई, ठीक है भाई। तो ये 9th एडिशन था, पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइनल में ना तो इंग्लैंड पहुंची ना ही आपकी क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया पहुंची। हमेशा का रिकॉर्ड था या तो इंग्लैंड फाइनल में आती थी या फिर ऑस्ट्रेलिया आती थी। इस बार दोनों की दोनों टीम फाइनल में बाहर थी, इस बार दोनों टीम नई टीम थी। 24 साल बाद इनको एक वर्ल्ड कप टाइटल मिला है, ओके। ये फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप टाइटल है। ये क्वेश्चन कहाँ पे हुआ था, यूएई में हुआ था भाई, ठीक है, यूएई में हुआ था। इतना है, बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं स्पोर्ट्स वाले पार्ट में, स्पोर्ट्स में आप देखोगे कि तो बात चल रही है, बात क्या, हॉकी को हटाया जा रहा है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ग्लासगो में ऑर्गेनाइज होने वाला है, ठीक है भाई। हॉकी को हटाया जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम 2026 में से ड्यू टू कॉस्ट इशू, ठीक है भाई, ड्यू टू कॉस्ट इशू। अगला पार्ट क्या है, दीपिका हमारी भारत की महिला है, इन्होंने अपना 5th सिल्वर मेडल जीता है। अक्सर ये सिल्वर मेडल ही जीतती हैं, थोड़ा सा ऑब्वियस है, जैसे एग्जाम प्रेशर होता है ऐसे ही स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, ओके। चाहे फैंस, क्योंकि फैंस बहुत होते हैं आपको उस टाइम पे अलग ही सिस्टम होता है, बाहर से दुनिया देखना और उस पोडियम पे खड़े होना इज डिफरेंस। बट सिल्वर इज नॉट समथिंग की वेरी बैड, इट्स समथिंग गुड यार, मेडल आ रहा है वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो दीपिका कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड कप फाइनल में आर्चरी में। किसकी प्लेयर है ये, आर्चरी की प्लेयर है भाई, सब तीरंदाज है, ठीक है भाई। तो ये सिस्टम है। अब आते हैं हम अपने आर्टिकल्स पे, आज के बड़े प्यारे प्यारे आर्टिकल्स आए हैं, हम डिस्कस करेंगे, हम प्यारे प्यारे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे आज। तो पहला तो हम ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में से ही डिस्कस करते हैं कि सिस्टम क्या है।
देखो पहला आर्टिकल हम पढ़ेंगे नीचे वाला, तो ये है नीचे वाला, दिस इज रेलवे का अभी क्या हुआ है, रेलवे ने डिसाइड किया है कि जो भी लोग रिजर्वेशन करेंगे उनको सिर्फ 2 महीने का टाइम मिलेगा। पहले 120 दिन का टाइम मिलता था, 4 महीने का टाइम मिलता था। आप 4 महीने पहले अपनी टिकट बुक कर सकते थे 4 महीने बाद की। अब आपको 60 दिन मिलेंगे, आप 60 दिन तक ही बुक कर सकते हो, तो 60 डेज का आपको पीरियड मिलेगा, राइट। ऐसा इसलिए था, रेलवे ने ऐसा इसलिए बोला कि भाई होता क्या था, पंगा ये होता था कि जब ये ज़्यादा टाइम का था, इससे क्या होता था 21% जो बंदे पैसेंजर्स जो टिकट बुक करते थे वो कैंसिल कर देते थे, ठीक है। तो इससे रेलवे को नुकसान होता था बेचारों को, ठीक है। अगला पार्ट क्या है, जब टिकट वेस्ट ले जाती थी तो फिर वही है कि जब एंड टाइम में उन्होंने कैंसिल कर दिया, एंड टाइम जब कैंसिल करी तो सीट वेस्ट हो जाती थी, और कुछ बंदे कैंसिल भी नहीं करते थे और ना बुक करके छोड़ देते, इसको रेलवे को फायदा था, लेकिन सीट वेस्ट हो रही थी भाई, खाली सीट जा रही है, फायदा क्या उस चीज का, राइट। तो ये वाला पार्ट है। इससे फ्रॉड बहुत हो रहे थे, फ्रॉड इतने ज्यादा हो रहे थे कि मतलब आपने देखा होगा, मान लो किसी बंदे की टिकट है, दोस्त में करते हैं लोग, जिसको आप मदद कहते हो, बट से फ्रॉड, ओके। मान लो कोई बंदे ने टिकट करी, अब उसका कोई दोस्त था, वो बंदा भी उस टाइम को जाना चाहता था, लेकिन उस जो उसका पहला, मान लो ए बंदे ने टिकट बुक करी है, ए बंदे का 21 तारीख को जाने का मन नहीं है, नहीं बी बंदा जो था उसको 21 तारीख को जाना था, लेकिन उसकी टिकट बुक नहीं हुई थी। तो ए क्या बोलता है कि मैं बी को, तू भाई एहसान हेल्प करने वाला टाइप कि भी तू चला जा। अब पैसे दिए ए ने, जा रहा बी है, टिकट बुक सब कुछ उसके नाम पे, सब कुछ, अगर कुछ होगा तो उसके नाम का होगा। तो ये फ्रॉड होता है, ये हेल्प नहीं होती, इट्स अ क्राइम, ठीक है। इस चीज को रोकने के लिए रेलवे बोला कि नहीं यार, ये 20 दिन का करो, मतलब सॉरी 60 दिन का करो, ये बहुत हो रहा है ऐसे करके। और क्या होता था, जब खाली टिकट सीट होती थी तो रेलवे के टिकट कलेक्टर जो होते थे, रेलवे ऑफिसर्स होते थे, वो करप्शन में इंडल्ज हो जाते थे, ऊपर से थोड़ा बहुत ले दे के, ऐसा वो सिस्टम चलता है कि थोड़ा बहुत ऊपर लेके ऐसे करके, तो अल्टीमेटली क्या होता था, वहाँ पे करप्शन वाला पार्ट ज्यादा हो रहा था। और क्या होता था पहले की, लाइक आपने देखा होगा जो आपके टिकट एजेंट होते हैं, टाउट्स होते हैं, दलाल होते हैं बीच में, वो लोग पहले ही टिकट खरीद के रख लेते हैं, फ्रॉड हो ही रहा है। तो इससे क्या होता था, जेन्युइन पैसेंजर की टिकट नहीं हो पाती थी। तो रेलवे बोला कि एक काम करेंगे भाई, 60 दिन का पीरियड रखो, बेटर है। ये 60 दिन का पीरियड किस पे नहीं रहेगा, ऐसा 60 दिन बोला भी क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि ज्यादातर हमने जो देखा है टिकट बुकिंग होती है, 90% टिकट बुकिंग 2 महीने के अंदर हो रही है। तो फालतू में जो पहला वाला पार्ट है उसमें जबरदस्ती का ड्रामा चल रहा है, तो बोले जब इतने में हो रही है तो 2 महीने का हम ये वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर समथिंग, ये जो लॉ है ये फॉरेन टूरिस्ट के लिए वैलिड नहीं है, वो 1 साल में कभी भी कर सकते हैं अपना फॉरेन आइडेंटिटी दिखा के, ऑब्वियस उनको जब यहाँ पे आना है तो दिक्कत हो जाती है उन लोगों के लिए, ठीक है। साथ में ये जो ARP रूल है, दैट इज एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, ठीक है, ये जनरल टिकट के लिए वैलिड नहीं है। जनरल टिकट तो आप काउंटर पे जाओ और ले आओ। कुछ ट्रेन्स हैं जिसमें देखा गया है कि लोग बस उसी टाइम ट्रेन बुक करते हैं, जैसे कि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेन है, इनके लिए पुराना वाला ही सिस्टम है, ठीक है, वो 120 दिन वाला सिस्टम, तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है इनको लिए। तो दिस इज एक ओवरव्यू की भाई सिस्टम क्या है, ठीक है भाई, समझ आया। अगले वाले पार्ट पे देखते हैं, ऑन सैंक्शन एंड शेडो फ्लीट्स। तो यार क्या है, अमेरिका ने क्या करा, रशिया पे सैंक्शन लगाया उसके ऑयल इंपोर्ट पे, कि कोई भी रशिया का बैरल नहीं खरीदेगा, अगर खरीदेगा तो रशिया को 60 रुपए पर बैरल पे बेचना पड़ेगा। लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो है $70 पर बैरल, 70 या 75 की, $15 करीब ज़्यादा होता है, 15 लाइक $10। तो इससे क्या दिक्कत हो गई है, रशिया का क्रूड है लेकिन अभी भी सप्लाई हो रहा है। फनी बात क्या है, शैडो फ्लीट वाला पार्ट, और इसमें इंडिया का नाम बहुत ऊपर आता है। बेसिकली शिपिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा हाफ-हार्टेड मैनर में बटी हुई है, लोग इजीली अवॉइड कर जाते हैं अपना फ्लैग, अपनी ओनरशिप, अपने राइट्स, ओके। जैसे के स्वातिनी एक कंट्री है, जैसे पन्नामा कंट्री है, ठीक है, ये कुछ कंट्री है, जैसे सियरा कंट्री है। तो ये जो कंट्रीज हैं इजीली दे इवेट दैट पार्ट। इनफैक्ट टर्की जो नाटो का मेंबर है वो खुद रशिया ऑयल ला रहा है ना। नाटो इज अ मिलिट्री मेंबरशिप ऑफ द US एंड द अलाइड नेशंस। तो ये सब देख के पता लग रहा है कि भाई रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, शैडो फ्लीट अच्छे से काम करे। शैडो फ्लीट बेसिकली इन्होंने रशियन शिप को तो बैन कर ही दिया है। अब बाकी शिप क्या करती हैं, रशिया का ऑयल ले लेती हैं। तो शैडो फ्लीट एक छाया फ्लीट के एक छाया शिप की तरह काम कर रही है। बेसिकली रशिया का ऑयल अभी भी इंपोर्ट हुआ जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, इनफैक्ट यूके भी खुद कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम भी खुद इसको इंपोर्ट कर रहा है। कहानी क्या है, देखो यार क्या होता है ना कि ये जो ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है रशिया, ओके, वन ऑफ द टॉप लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑयल नेशन। अगर ऑयल ही नहीं आएगा, चाहे वो दुश्मन नेशन हो चाहे कुछ भी हो, तो कैसे काम होएगा। तो दिस इज अल्टीमेटली द थिंग इज, तो कुछ भी हो जाए ऑयल तो इंपोर्ट होएगा, इनको सोच समझ के करना चाहिए। चाहे अब आपने बैन कर दिया तो अब ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है,
ठीक है। तो ये सिस्टम है। अब सब ये इसमें बताया कि सबसे ज़्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर होती हैं चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया में, लेकिन शिप्स को हैंडल और रेगुलेट करने की पावर वेस्ट में है, यूरोप और यूके जैसे देशों में, यूएसए जैसे देशों में, यूरोपियन पावर्स के पास इसके मैनेज करते हैं वो लोग। बट ये वही हर चीज़ का ना तोड़ ढूंढ लिया जाता है, तो इसका यही तोड़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, वहाँ पे भी एक आर्टिकल छूट गया, ये वाला पार्ट हम इसको हमने पलटना भूल गए। हाउ पॉलिसीज सेव द हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग स्टैंडर्ड एंड क्लाइमेट गोल्स। यार देखो क्या है, क्लाइमेट जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए होता क्या है, लोग नए नए पॉलिसी बना रहे हैं और पॉलिसी में आती है हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग। हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग वो बिल्डिंग्स होती हैं, वो ग्रीन बिल्डिंग्स होती हैं जो कि ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने के काम आती है। ग्रीन हाउस एमिशन कम करती है और क्या काम करती है, मिनिमाइज एनर्जी, वाटर यूज, कट ऑपरेशनल कॉस्ट यूजिंग क्लाइमेट एडेप्टिव डिजाइंस। इनके डिजाइन इस तरीके के होते हैं, इनका ऑपरेटेबिलिटी इस तरह की होती है कि भाई ये इजीली क्या करते हैं, क्लाइमेट फ्रेंडली बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इस पे आप कार्बन फाइनेंसिंग भी हो सकती है। तो ऐसी पॉलिसी आई है अलग अलग, जैसे यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन डील साइन करी है जिसमें उन्होंने बोला कि हम लोग क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएंगे 2050 तक। जर्मनी ने KfW बैंक करा है। डेनमार्क ने स्ट्रिक्ट BR18 बिल्डिंग कोड्स लागू करे हैं। यूएस में एनर्जी स्टार लीड सर्टिफिकेशन जैसा पार्ट लागू हुआ है, ठीक है। इन ग्रीन बिल्डिंग्स को देखते हुए इंडिया ने क्या करा है, इंडिया नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है हमारे पास जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने डेवलप किया गया है, ठीक है। ये डिमांड करती है 30%, मैंने डिमांड अप टू 30%। तो इंडिया के पास है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है भाई। हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस चीज़ को काम करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हैदराबाद, नोएडा, पुणे आर ऑफरिंग फ्लोर एरिया रेशियो की, वहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग्स ये वाली जो है हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग प्यारी प्यारी काफ़ी हैं। तो ऐसा वाला पार्ट है। अब इससे क्या होता है, इनको क्या मिलता है, जैसे इन्फोसिस कंपनी हो अपना पूरा गढ़ बसाती है, अपना गाँव बसाती है अपने एम्प्लॉयज़ का। उन्होंने इन सबको करने के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग कि वो ग्रीन ये बिल्डिंग्स बेसिकली हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग ही वहाँ पे बनाते हैं ताकि लोगों को इजीली वे में एक अच्छा एनवायरनमेंट फ्रेंडली एरिया मिल जाए। और इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका पैसा भी बढ़ता है, इससे आपका इन्वेस्टमेंट आती है। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपको हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग फाइनेंस कर देती है। आपने कार्बन क्रेडिट का नाम सुना होगा, कार्बन क्रेडिट जिसको कार्बन अलाउंस भी बोलते हैं। होता क्या है, आप कुछ अमाउंट तक ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपको उस अमाउंट से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करनी है तो आपको गवर्नमेंट से कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। दैट मीन्स अ फॉर्म ऑफ पेपर, जिसका आप पेपर रुपए दोगे कि ये लो रुपए, हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको पैसे दे रहे हैं क्योंकि हम ये पॉल्यूट कर रहे हैं एरिया को, राइट। तो दिस इज कार्बन क्रेडिट। जो कंट्रीज कंट्री और जो क्या बोलते हैं कंपनीज कम कार्बन प्रोड्यूस करती हैं, वो क्या करती है, अपने कार्बन को बेच सकती है, अपने कार्बन क्रेडिट को बेच सकती हैं और उनसे उनको पैसा आ जाता है ना। किसको बेच सकती हैं, जो ज़्यादा पॉल्यूट करती हो। तो ऐसे आप फाइनेंस कर सकते हो, फंड कर सकते हो। एक कार्बन क्रेडिट इक्वल होता है 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, राइट। तो ग्रीन बॉन्ड जैसी चीज़ें, क्लाइमेट फोकस फंड जैसी चीज़ें, कार्बन क्रेडिट जैसी चीज़ें, ये काम क्या करती हैं, आपको फाइनेंस में हेल्प करने के लिए भी काम आती हैं। सो दीज आर समथिंग रिलेटेड टू दिस पार्ट। अगला पार्ट तो अच्छा लगा मुझे आर्टिकल है ये हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग वाला पार्ट। तो दिस इज समथिंग दैट इज गवर्नमेंट इज डूइंग, तो अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लगेगा ये, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम है एम्प्लॉयज़ के लिए, गवर्नमेंट के लिए, देश के लिए, संस्था के लिए, वर्ल्ड के लिए, सबके लिए बेस्ट है। आज बड़े प्यारे वर्ड्स और कुछ कुछ चीज़ें आई हैं। एक वर्ड होता है बैंडेड सॉल्यूशन, बेसिकली टेम्परेरी सॉल्यूशन। मान लो कोई चीज़ खराब हो गई, उसको आपने लाइक तार बांध के ठीक कर दिया, वो दोबारा टूटेगी, रैदर देन उसको अच्छे से ठीक करवा के उसको सेट ही कर दो, है ना। मान लो आप बीमार हो, आपने फटाक से क्या करा, दवाई खा ली, फिर बीमार हुए, दवाई खा ली, आपने रूट कॉज नहीं देखा बीमार क्यों हो रहा है। आपके एरिया में अनहाइजेनिक कंडीशंस है, मॉस्किटो ज़्यादा हैं, अल्टीमेटली दे आर एबल टू लाइक हैव द डेंगू काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो जब तक आप वो सही नहीं करोगे तो आप ये दवाई खा के, दे आर बैंडेड सॉल्यूशंस। टेम्परेरी सॉल्यूशन को बैंडेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसका एक और वर्ड है स्टॉप गैप अरेंजमेंट। जैसे आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है स्टार्टिंग से एंड तक, हम लोग एक रात पहले प्रिपेयर करते हैं, 1 नाइट फाइट। ये बैंडेड सॉल्यूशन होती है, आपका इसमें दिमाग में कुछ नहीं घुसता, आप रट्टू तोते बन जाते हो, है ना। पॉलिटिशियंस कहते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, सरकारें आती हैं, वो बैंडेड सॉल्यूशन देते हैं वाटर प्रॉब्लम की, कि एंड टर्म तो अभी तक हुआ ही नहीं है। तो ये वाला पार्ट है। इसमें एक वर्ड दिया है नेग्लिजेंस, नेग्लिजिबल एंड नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब होता है केयरलेस। पॉलिटिशियंस
नेग्लिजेंट यानी केयरलेस सॉल्यूशन देते हैं वाटर प्रॉब्लम के लिए। और आपका जो होता है नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस इज वेरी माइनर कि भाई नेग्लिजेंस क्वांटिटी में नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल इज माइनर क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में, दैट इज सो स्मॉल दैट इज नॉट वर्किंग, तो बहुत ही कम क्वांटिटी को नेग्लिजिबल क्वांटिटी कहते हैं। और नेग्लिजेंट होता है केयरलेस एटीट्यूड, ठीक है भाई। तो ये वाला पार्ट आया इसमें। तो ये एक होता है, दो वर्ड है डिस्कस और डिस्कशन। जब भी हम डिस्कस यूज करते हैं उसके आगे अबाउट वर्ड यूज नहीं करते, ऐसे डिस्कशन अबाउट पॉवर्टी ये सही है, बट डिस्कस अबाउट पॉवर्टी इज रॉन्ग। डिस्कस पॉवर्टी इज डायरेक्ट राइट, डिस्कस के बाद अबाउट यूज नहीं होता है, डायरेक्ट हम वर्ड को यूज कर लेते हैं, डिस्कशन के बाद हम अबाउट यूज करते हैं, ऐसा कुछ बताया है इसमें, ठीक है भाई। अब आते हैं अपने दूसरे आर्टिकल्स के पास। दूसरे आर्टिकल के आज बड़े प्यारे प्यारे आर्टिकल आए हैं यार, इसलिए थोड़ा सा ऐसा पार्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे है कल्चरल सोसाइटी, मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले असम का जो वर्डिक्ट आया है, आपको सीधा बताता हूँ। आपका एक असम अकॉर्ड है भाई, जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 6A के तहत उसमें लाया गया। असम अकॉर्ड कहता है जो भी बंदे जनवरी 1 से 1966 से पहले बांग्लादेश से आए हैं उनको सारी सिटीजनशिप मिल जाएगी, और जो बंदे 1 जनवरी 1966 से लेके 25 मार्च 1971 के बीच में आए हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को सिटीजनशिप के लिए, लेकिन वो अगले 10 साल के लिए उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, ये वाला सिस्टम था। और जो लोग 25 मार्च 1970 बाद के आएंगे उनको तो सिटीजनशिप मिलेगी नहीं भाई, सिंपल सा फंडा है इस अकॉर्ड के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरकरार साबित किया कि भाई सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल है। कुछ लोगों के आने से किसी एरिया का कल्चर डिस्टर्ब नहीं होता है, इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल। अरे पाकिस्तान में, इस पाकिस्तान में भी बड़ा पंगा करता, ऑपरेशन सर्चलाइट करता, वहां के चुन के लोगों को मारा था जो भी इसे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये वाला पार्ट है, तो अच्छा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। अगला पार्ट है अलाउ फॉर डेलिबरेट लैक ऑफ लद्दाख के बारे में दिया गया है, ठीक है। लद्दाख में वही मैंने बताया आपको जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था। लद्दाख में हुआ क्या है, स्टार्टिंग में जब इंडियन गवर्नमेंट ने आपका आर्टिकल 370 हटाया और लद्दाख को अलग यूटी बना दिया और आपका JNK को अलग यूटी विद लेजिस्लेचर बना दिया। तो जब इनके पास लेजिस्लेचर नहीं है तो इनकी ना ऑटोनॉमी कहना कि हैम्पर होती है। तो ऐसा ऑब्वियस ही बात है, आप उन लोगों के फैसले ले रहे हो बिना उन लोगों को बताए, तो लोग वहां के फैसले को मान्यता नहीं देते हैं। तो इट इज द थिंग दैट इज गवर्नमेंट शुड टेक इनटू अकाउंट कि भाई सोनम वांगचुक जो आपके प्रोटेस्ट कर रहे हैं लद्दाख के लिए, वहां पे 4 डिमांड के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताई। 1 इज स्टेटहुड, सेकंड इज वहां पे जो जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, थर्ड इज आपका उनको शेड्यूल 6 में दर्जा देना चाहिए, और फोर्थ इज आपका वहां पे एक राज्यसभा सीट और एक लोकसभा सीट उनको देनी चाहिए। तो ये चीज उनको ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसा ये पार्ट इनमें बोला गया है, ठीक है भाई। आप सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पे कि भाई लद्दाख की सिक्योरिटी, ऑब्वियसली इट्स अ बॉर्डरिंग दिस यूटी विद चाइना, और वहां पे तो तुम्हें पता है LAC वाला पार्ट कितना खतरनाक चल रहा है। सही बात है, नेशन सिक्योरिटी फर्स्ट पे आनी चाहिए, बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के जो बंदे हैं, जो वाटर स्कैर्सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, आपके एनवायरमेंटल इशूज़, पॉल्यूशन, सिविक स्टेटस, वहाँ के पेस्टोरल कम्युनिटी, वहाँ की कम्युनिटी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीन से नहीं लोगों से देश बनता है, सिर्फ ज़मीन से नहीं वहाँ के लोगों से भी देश बनता है, ये वाला पार्ट है। बहुत प्यारा आर्टिकल है ये वाला, नेचर्स रेस्टोरेशन लॉ इन इंडिया, कि देखो अभी हुआ क्या, यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ साइन किया है, जो कि साइन हुआ आपका अराउंड जून 17, 2024 को, द नेचर रेस्टोरेशन लॉ NRL। इसके तहत इन्होंने क्या बोला है, इसके तहत कि EU कंट्रीज क्या करेंगे, लैंड और सी एरिया को 20% रेस्टोर कर देंगे 2030 तक। और क्या बोला है, और सारे के सारे इकोसिस्टम को, चाहे लैंड हो, सी हो, वेटलैंड हो, एग्रीकल्चर हो, सबको रेस्टोर कर देंगे 2050 तक, ऐसा इन्होंने बोला है। क्योंकि कहानी क्या है कि भाई इतना सारा लैंड एरिया डिग्रेड हो रहा है, लैंड एरिया डिग्रेड होने से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये कहानी है, इससे क्या होगा आपका, इन्होंने और क्या क्या बोला है कि हम फ्री फ्लोइंग रिवर्स रिवाइव करेंगे, 3 बिलियन एडिशनल ट्री लगाएंगे 2030 तक, ऐसा भी बोला है। बताओ भाई कितनी प्यारी बात करी गई है ना। तो ये वाला पार्ट है। NRL नेशनल बोल रहा हूँ, नेचर रिस्टोरेशन लॉ इज अ पार्ट ऑफ EU बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी ऑफ 2030, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। इंडिया भी इस चीज, अगर इंडिया का हम देखते हैं स्टेटस है, आपने देखा होगा इंडिया की इसरो की डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन एटलस ने बताया है इंडिया का लगभग 30%, बोले तो 29.7% एरिया लैंड डिग्रेड है। लैंड डिग्रेडेशन इज समथिंग व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड एरिया इज रिड्यूस्ड टू डेजर्ट, कि वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकती भाई, वो लैंड किसी को सपोर्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है, इकोसिस्टम को। कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन ज्यादा है, गुजरात का कच्छ एरिया, कर्नाटका महाराष्ट्र वाला एरिया, हॉकी स्टिक एरिया, राजस्थान वाला एरिया,
ये 23% लेके बैठे हुए हैं, बताओ डेजर्टेड लैंड एरिया को। ओके, इंडिया ने इन चीजों को देखते हुए अपने अपने नए मिशन चलाए हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये कुछ मेजर्स हैं। नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, ये कुछ मेजर्स हैं जो इंडिया ने चलाए हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया ऐसा कुछ लागू करता है तो लीगली बाइंडिंग जैसी चीजें हो जाएंगी, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। इंडिया, इस ऑथर ने बोला इंडिया क्या कर सकता है, इन्होंने सेशन दिया है, इंडिया कर सकता है, बोलता है इनकी तरह 20% डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर कर 2030 तक, और सारे के सारे जैसे कि फॉरेस्ट, वेटलैंड, रिवर, एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन ग्रेड स्पेसेस, इनको 2050 तक रिस्टोर कर दें। आपके वेटलैंड को भी इंडिया रिस्टोर करने की बात है, सुंदरबन चिल्का है वेटलैंड को। आप बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर में बायोडाइवर्सिटी ला सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री सस्टेनेबल प्रैक्टिस ला सकते हैं। आप फ्री फ्लोइंग रिवर्स को रिवाइव कर सकते हैं, जैसे गंगा यमुना से स्टार्ट कर सकते हैं, पॉल्यूशन खत्म कर सकते हैं। अर्बन ग्रीन स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं टू कॉम्बैट अर्बन डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। ऐसा जैसे बेंगलुरु, दिल्ली से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं यार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साफ साफ बोला है, अगर वर्ल्ड में नेचर रिस्टोर हो गया तो लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक आपको ये इकोनॉमिक रिटर्न देगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी भाई, एक लैंड एरिया से ज्यादा एग्रीकल्चर क्रॉप उगेंगे जब उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, जो आपका फूड सिक्योरिटी को देगा। आपका रूरल एरिया में जॉब बढ़ेंगी अगर ये चीज होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, लाइफ ऑन लैंड, दैट इज गोल 15, इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर ये सब रिस्टोर होगी तो कार्बन सिंक्स की तरह एक्ट करेंगे और हमारे पेरिस एग्रीमेंट जो है उसके लिए काम करा जाएगा अच्छे से। तो इसमें बड़ा एक प्यारा सा ईडियम है, द क्लॉक इज टेकिंग द टाइम टू एक्ट नाउ। ऑब्वियसली बात है, टाइम चल रहा है, आपको अभी एक्ट करना पड़ेगा, वरना फिर अब पछताए तो क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है भाई। अगला पार्ट है हमारा संविधान दिवस आने वाला है 26 नवंबर, ठीक है। 2024 को संविधान दिवस आने वाला है, 26/11 बेसिकली, ठीक है भाई। तो राइटर ने बोला है कि ये बहुत अच्छा वाटरशेड मोमेंट है, बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने। हमें कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, इसके हम ये मुनासिब हमने देखा। पहली चीज़ उन्होंने बताई क्यों हमें गर्व होना चाहिए। इन्होंने बोला हमारे लोग अभी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में भरोसा रखते हैं, चाहे कितनी भी सरकारें गई, लेकिन हमें हमेशा डेमोक्रेसी में भरोसा रखा है। दूसरा पार्ट, जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है भिड़ती है, लेकिन हमेशा इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद जो पार्टी पावर में होती है अगर वो हार जाती है तो ईजिली पावर दे देती है ना, कि जाओ भी तुम गवर्नमेंट बनाओ। हमारे यहाँ पे कोई मिलिट्री कूप नहीं हुए हैं, ठीक है भाई। थर्ड बात इन्होंने क्या बोली है कि हमेशा राइट्स को ऊपर रखा गया है, फ्रीडम ऑफ राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर रखा गया है, इसके लिए कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया गया है ना। कोर्ट आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ राइट एंड राइट्स ऑफ द पीपल, राइट। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। पहली चौथी बात इन्होंने क्या कही है, इंडिया एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी है, इंडिया में प्लूरलिज्म है। इन सबके होते हुए, आइडेंटिटी, कल्चर, ट्रेडिशन का डिफरेंस होते हुए इंडिया अभी भी यूनाइटेड है। इतनी प्यारी फेडरल प्रिंसिपल है इंडिया में, राइट। सबसे बड़ी बात क्या आती है फेडरल प्रिंसिपल में, कि इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इंडिया में स्टेट लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाती हैं, राइट। जैसा अभी जे.एंड.के में बनी, वहां पे आपके उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी, और इसमें 5वां पॉइंट दिया कि हमें क्यों गर्व होना चाहिए। मीडिया इज एक्टिंग एज अ फोर्थ पिलर ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि ट्रांसपेरेंट वे में गवर्नमेंट की पॉलिसीज लोगों तक पहुंचाती है, विच इज वेरी गुड थिंग। एक बड़े आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि लास्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, ब्रिटिश जनरल आर्मी, क्लॉड अचुंक्लेक, उन्होंने बोला था इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है कि इंडिया को बांध के रखना मुश्किल है, इंडिया नेशन कभी बन ही नहीं सकता। उन्होंने बोला इन अ नेशन विच इज इटसेल्फ अ कॉन्टिनेंट ऑफ मैनी नेशन, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता ना, इन अ नेशन, इंडिया एज अ नेशन में खुद में इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इतने छोटे छोटे नेशन बसे हुए हैं, वो कभी भी एक नेशन नहीं बन सकता। उन्होंने बोला सबसे पहले सिख होंगे जो सबसे अलग हटेंगे, बट ऐसा कहीं भी नहीं है। हमारे सिख भाई सब, सारे भाई बहन, सारे के सारे, सब इंडिया, सब लोग भारत को ही अपना देश देखते हैं, छोटी सोच वाला कोई नहीं है हमारे इंडिया में। तो ये साफ सामने इसको गलत प्रूफ, इसको पकड़ के मारो रे अगर ये जिंदा हो तो, फालतू कुछ भी बोल के जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो मुंह पे तमाचे की तरह काम हुआ है वो। तो ये वाला पार्ट है आर्टिकल का। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके सारी न्यूज़ डिस्कस कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगी। आर्टिकल हमने पढ़ लिए सारे के सारे, अब हम करेंगे न्यूज़ डिस्कशन भाई साहब, ठीक है भाई। हम करेंगे न्यूज़ फटाफट से और फिर उसका एंड करते हैं इस पेपर को। पहले पेज में देखते हैं, ठीक है। पहले पेज में, हाँ यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पता है ये आर्टिकल में न्यूज़ GRAP के बारे में पढ़ना है यार। ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान, इसकी स्टेज 2 लागू हुई है इंडिया में, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान, ठीक है, जिसके तहत आपके क्या कोल को यूज करना बंद हो जाएगा,
एज अ फायरवुड इन तंदूर, होटल, रेस्टोरेंट, कहीं पे भी, ठीक है। फायर क्रैकर का बैन एकदम साफ साफ लगा ही दिया इन लोगों ने, ठीक है भाई, गवर्नमेंट ने। तो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट था इसमें। अगली न्यूज़ तो मुझे सिर्फ कोई ऐसा दिखी नहीं यहाँ पे। हाँ देखो यार, कोचिंग सेंटर या भी राव आई सर्कल, आपने केस सुना होगा, 3 बंदे डेड हो गए थे। तो बड़ी प्यारी बात कही है इसमें कि आपको ये जो अमाइकस क्यूरी है, जो एक सुप्रीम कोर्ट में जब एक केस चल रहा था, तो अमाइकस क्यूरी यानी कि नॉन पार्शियल एडवाइजर, उन्होंने बोला देयर मस्ट बी अ एस्पेक्ट ऑफ फायर सेफ्टी, फी रेगुलेशन, स्टूडेंट टू क्लासरूम एरिया रेशो, स्टूडेंट टू टीचर रेशो, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी, मेडिकल फैसिलिटीज, मेंटल हेल्थ केयर, काउंसलिंग एट दोज डाउनलिंग टू फॉर दोज स्टडिंग एट कोचिंग सेंटर। ये सारी चीजें, ये यार द मिनिमम स्टैंडर्ड तो होने ही चाहिए। ऑब्वियसली बात है, एक बच्चा जब तैयारी करता है बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने कर ही लिया, ये भी कर लिया है हमने, ठीक है। हम नेक्स्ट पे आते हैं। एलएसी वाला पार्ट मैंने बता ही दिया, फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, मैंने वहीं पे आपको डिस्कस कर लिया एलएसी वाला पार्ट, ठीक है भाई। एलएसी वाला पार्ट मैंने फ्रंट पेज में डिस्कस कर ही लिया है। देखो यार, ये बहुत प्यारा आर्टिकल है, सेक्युलरिज्म इज द कोर पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है। यार काफी लोगों को ये शक है कि इंडिया सेक्युलर नहीं था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि वर्ड सेक्युलर एड नहीं था। वर्ड सेक्युलर आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे 3 वर्ड आए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ठीक है। उसको प्रेम्बल में ऐड करा था। तो लोग को ये गलतफहमी हो गई है कि सेक्युलरिज्म बाद में लाया गया है, कांग्रेस सरकार ने सेक्युलरिज्म लाया, बट ऐसा नहीं है। ये एकदम क्लियरली नेग्लेक्टेड, और जो लोग पढ़ते ही नहीं है उनके फैक्ट हैं। हमारा संविधान स्टार्टिंग से, कॉन्स्टिट्यूशन जो था स्टार्टिंग से सेक्युलर था। आर्टिकल 14 बात करता है सेक्युलरिज्म की, आर्टिकल 15 सेक्युलरिज्म की बात करता है, आर्टिकल 25 से 28 सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आर्टिकल 21 सेक्युलरिज्म की बात करता है। तो बेशक वर्ड सेक्युलरिज्म नहीं था प्रेम्बल में, लेकिन पूरे संविधान में सेक्युलरिज्म की बात किसी ना किसी पहलू से करी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये दोबारा केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ऐसा है, तुम लोग ना जानते ना आनते, सेक्युलरिज्म इज कोर पार्ट एंड इंडेलिएबल पार्ट। इंडेलिएबल होता है जिसको इरेज नहीं कर सकते, हटा ही नहीं सकते। इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी कोर पार्ट है। बताओ, समझ आ रही नहीं आ रही है? तो इंडिया इज नॉट समथिंग अ रिलीजियस कंट्री, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, और इंडिया में सेक्युलरिज्म पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, ठीक है भाई। ये वाला पार्ट केशवानंदा भारत ने भी साफ साफ कह दिया था कि प्रेम्बल में बेसिक फीचर उनको आप कभी नहीं हटा सकते, और सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर, ठीक है भाई। ये वाला पार्ट है। अगले पार्ट पे आते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं, अगले पार्ट पे आएंगे हम। जो हम देख रहे हैं छोटी छोटी न्यूज़ जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यार, इंटरनल सिक्योरिटी के माध्यम से आपके अमित शाह साहब ने पुलिस कमेमोरेशन डे पे बोला है आने वाले टाइम में दिक्कतें होंगी किस किस चीज़ को लेकर, ड्रोन्स को लेकर, नार्कोटिक्स को लेकर, मिसयूज ऑफ एआई को लेकर। आपने देखा होगा डीप फेक क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, पब्लिक आर्म्स हो रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है। कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशन बढ़ जाती है जब गलत न्यूज़ फैल जाती है। तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि भाई आप ऐसा है, इन पे काम करिए, पुलिस फोर्सेस इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, राधाकृष्ण कमेटी, जो कि नीट के एग्जाम के लिए बनी थी। नीट एग्जाम में काफी करप्शन हुआ था, तो राधाकृष्ण कमेटी ने बोला कि भाई तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको और 2 वीक दे दिए कि भाई जल्दी से आप बनाओ, आप चीजें देखो, इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, आपको देखने, आपको सिक्योरिटी लैब्स जो हो रहा है वो चीजें देखनी पड़ेंगी, आपको जो मेजर्स बताने पड़ेंगे, जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन मेजर, रिगोरियस चेक, पीरियोडिक ऑडिट, सरप्राइज इंस्पेक्शन ऑफ एग्जाम सेंटर, ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म फॉर स्टूडेंट, फूल प्रूफ लॉजिस्टिक। ऐसे ऐसे आपको ग्रीवेंस बताने पड़ेंगे, मतलब कि ऐसे ऐसे मेजर बताने पड़ेंगे। ऐसा इन्होंने इसलिए बुलाया यार, साफ सीधी बात है, इतनी बड़ी बॉडी, एनटीए जैसी बड़ी बॉडी अगर नीट एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं करवाएगी, उससे तो मिस स्टेप की गुंजाइश ही नहीं, इनकरेक्शन की गुंजाइश ही नहीं है, तो लोगों को भरोसा नहीं बैठेगा, राइट। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है कि नीट एग्जाम के लिए जो कमेटी बनी थी उसके एग्जाम को ठीक करने के लिए, सेशन देने के लिए, तो कौन सी कमेटी? और राधाकृष्ण कमेटी। राधाकृष्ण कौन थे? ये इसरो के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, ठीक है, पहले डायरेक्टर थे। तो ये कुछ है। प्रधान साहब सिंगापुर जा चुके हैं। प्रधान कौन है? आपके धर्मेंद्र प्रधान, ये जो है आपके एजुकेशन मिनिस्टर है, ये सिंगापुर गए हैं ताकि हमारी स्कूल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन रिसर्च हो सके इन 2 कंट्रीज के बीच में। ये ऑस्ट्रेलिया में गए थे, काम चल रहा है बढ़िया से। तो मोटा मोटा यही है आज के पेपर में देखा जाए तो, ठीक है। सो आज हमने पेपर डिस्कस किया, अच्छा पेपर था, नए नए पॉइंट जानने को मिले। सो कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़। थैंक यू।